हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड मैंने 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट 1 के 2 पार्ट्स हैं। मैंने 70 एमसीक्यूज़ लिए हैं, मतलब दोनों पार्ट को मिला लूँ अगर तो इस पार्ट के साथ में मेरी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी। एंड एग्ज़ाम के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और कौन सा आपका पेपर टफ है जिस पे आप जो है वो MCQ चाहते हैं कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेके आऊँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो 3 यूनिट्स हैं उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो रेगुलरली आप लोग मेरे वीडियोस वॉच करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टूडेंट्स, वीडियो को बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ हो सके तो जैसे आप वीडियो देखते हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ओके, सो इससे पहले मैंने स्टूडेंट 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे आपसे, और मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट यूनिट में MCQ मिलेंगे। या फिर आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको MCQ मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको फोकस करके पढ़ना है। चलिए MCQ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ है हमारा, ओके सी फर्स्ट MCQ हमारा कि वर्क इन प्रोग्रेस इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न। देखिए, जब भी हमारा काम, मतलब कि जो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि काम हमारा चलता रह रहा है, तो चाहे जब काम हमारा चलता होता है उसका जो कॉस्ट इंकर्ड होता है वो किस बेस पे, किस प्रिंसिपल के बेस पर बेस्ड होता है, तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। फीस नॉट रिसीव्ड, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, फीस नॉट रिसीव्ड इज नॉट ट्रीटेड एज अ इनकम इन द केस ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट बिकॉज फीस हमें रिसीव नहीं हुई है तो हम उसे इनकम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे इन द केस ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट बिकॉज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें यही बताता है जब तक हमें कोई भी चीज़ रिसीव नहीं होती है तो हम उसे इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। फिक्स एसेट्स आर नॉट शोन एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन अकाउंट बिकॉज गोइंग कंसर्न, ये भी मैंने आपसे ऊपर भी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारा, द टर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से टर्म्स इंक्लूड होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है समरी ऑफ अकाउंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि देखिए आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। बेसिकली अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आता है। तो इससे हमें क्या मिलती है, किस चीज़ की समरी होती है, उसमें अकाउंट्स की समरी होती है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग और क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं और ऑपरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। वाई आर द टोटल ऑफ द बोथ टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज इक्वल? बिकॉज आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड होती है और दोनों का टोटल जो होता है वो इक्वल आता है, क्योंकि वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है? वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, जहाँ पे लायबिलिटी और जो एसेट्स होती है हमारी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। प्री रिसीव्ड इनकम इज डिडक्टेड, एक मिनट स्टूडेंट्स, प्री रिसीव्ड इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम इन द करेंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अंडरलाइनिंग द अजम्पशन बीइंग, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रिवेन्यू, मैचिंग कॉस्ट अगेन रिवेन्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। इन द बिजनेस परचेज शुड नॉट बी रिकॉर्डेड विदाउट द वाउचर बिकॉज इट इज़ अ
वायलेटेड ऑफ द प्रिंसिपल, दैट मीन्स उसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिविटी। क्योंकि जब तक हमारे पास किसी भी वाउचर, जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस का कोई भी परचेज करते हैं, तो उसका वाउचर जब तक नहीं होता तब तक हम उसको अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में नोट नहीं करते हैं। और वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल पर हमारा जो है वो बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि बैंक क्रेडिट्स इनकम ऑफ डाउटफुल इंटरेस्ट टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बिकॉज, अब देखिए जो भी हमारा बैंक इंटरेस्ट, हमारी इनकम, जैसे बैंक क्रेडिट इनकम, ठीक है। सो बैंक क्रेडिट्स इनकम ऑफ डाउटफुल इंटरेस्ट, जो भी डाउटफुल इंटरेस्ट होता है उसको हम सस्पेंस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखाते हैं बिकॉज अकाउंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, सो इस कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, इसलिए हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द रेवेन्यू फ्रॉम गोल्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखिए जब भी हमें रिवेन्यू, गोल्ड से रिवेन्यू होता है उसको बुक्स में दिखाते हैं एज सून एज प्रोडक्शन इज कंप्लीट बिकॉज रियलाइजेशन, क्योंकि वो किस पे बेस्ड है, हमारा रियलाइजेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। यहाँ पे पूछा गया वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सजेस्ट दैट द प्रोविजन फॉर द लॉस अगेंस्ट द क्लेम एक्सेप्टेड मस्ट इज़ मेड इन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है हमारा, जहाँ पे जो भी हमारे प्रोविजंस होते हैं लॉस के अगेंस्ट में हम लोग क्लेम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कमीशन ऑन सेल इज़ डेबिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कमीशन, हमें सेल पे कमीशन मिलता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। इन द सेल इन विच द सेल आर इफेक्टेड, बिकॉज सेल इफेक्टेड होती है बिकॉज मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, आपसे ये पूछा गया स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे इतनी सारी क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक। ये मतलब तीनों ही सही है, बट जो थर्ड वाला आंसर है वो हमारा सही नहीं है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और बेसिकली ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, आपको ब्रांच अकाउंट में भी मिलेगा, कि मैं आगे अभी डिस्कस करूँगी। ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसमें ले लिया। ये टॉपिक आपका जो है वो ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन आपसे पूछी गई है। देखिए ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है, अमाउंट ऑफ सेल हमसे पूछा गया है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। हमने ओपनिंग में परचेज ऐड किया और हमने क्या माइनस कर दिया, क्लोजिंग माइनस किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है मतलब 20%, तो हम ये निकाल सकते हैं तो सेल कितनी हुई होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 100/100 माइनस रेट। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होगी, तो रेट क्या है हमारी 20% तो 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सो इस तरीके से हम अमाउंट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। ओके नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये देखिए ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। सो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल ज़रूर पूछे जाएंगे। इफ़ द ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपको दे रखा है ऑन सेल, सेल पे जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो 20% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख है, देन द अमाउंट ऑफ जीपी। तो सिंपल है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ना समझ में आए। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल पे हमारा जो है वो कितना है 20% है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो आप इसको जीपी, हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीपी निकालना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ जीपी आ रहा है वो 50,000 आ रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं, आपसे ये भी ज़रूर पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से करेक्ट जो इक्वेशन है वो क्या है। तो आपको भी पता है कि लायबिलिटीज़ में जब हम लोग एसेट्स को सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें राइट आंसर जो है वो हमारा ये वाला होगा, ये, ठीक है। सो इसको सही कर लीजिएगा। कैपिटल लायबिलिटी मतलब जब भी हम लोगों की जो कैपिटल होती है, कैपिटल लायबिलिटी में कैपिटल ऐड करते हैं तो वो हमारे किसके, एसेट्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये इक्वेशन को भी याद रख सकते हैं। या एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल आ जाता है, तो ये भी हमारी इक्वेशन बन सकती है। तो इस तरीके से भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो करेक्ट, सॉरी देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो ये भी हमारी सही है। मतलब यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये हमारा गलत है। एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दे तो लायबिलिटी आता है, लायबिलिटी में
में कैपिटल प्लस कर दे तो एसेट्स आ जाता है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दे तो कैपिटल आ जाता है। तो ये तीनों ही सही है, इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो जो बी वाला है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 1977 में ये जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाउ मेनी मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर देयर इन इंडिया 2020। अगर 20 में बात करें 2020 में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? पहले 32 होते थे, अब जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा गया है आपसे टोटल नंबर ऑफ IFRS। IFRS की फुल फॉर्म भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। उसकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और अगर प्रेजेंट टाइम हम बात करें तो कितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है? 17 है। ये भी नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूछा गया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम लोग IASB भी कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2001 में। हाउ मैनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर देयर इन 2020? सो 22 अगर 2020 की बात करें तो 41 जो है वो अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बट अगर हम 20 की बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितनी है तो 29 ही। ये दो अलग अलग नंबर है, आपको याद रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी फॉर, किसके लिए मैंडेटरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कंपनीज के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी मैं पीछे कर चुकी हूँ, तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा कि इसमें से करेक्ट क्वेश्चन कौन सी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही एमसीक्यू आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें आपसे करेक्ट क्वेश्चन पूछी गई है। तो करेक्ट आपकी इक्वेशन कौन सी है? कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो इक्वेशन है इसमें से करेक्ट आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट हमने यहाँ पे फाइंड करके बता दिया। कॉस्ट ऑफ परचेज अगर हमें निकालना है तो परचेज कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग प्लस कर देते हैं और ओपनिंग माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विद द इनकम रिकॉग्नाइज्ड ऑन द कॉस्ट बेस्ड एंड एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज एज एक्रूवल बेस्ड। देखिए, जब हमारी इनकम को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कैश बेस पे और एक्सपेंडिचर को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं एक्रूवल बेस पे, तो वो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम होता है? तो वो हाइब्रिड बेस ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इवन मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि एक्रूवल, कैश बेस और मर्केंटाइल जो बेसिक ऑफ द अकाउंटिंग होते हैं, ये तीनों भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपसे एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट में। और इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर हम लोग जब भी हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं। तो ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमें वन टाइम करने होते हैं, उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम होता है। जैसे कि बिल्डिंग ले ली, मशीनरी ले ली, हमने एक बार परचेज किया, उसका बेनिफिट हमें सालों साल होता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमें बार बार करने पड़ते हैं, जैसे हमें सैलरी देनी है। तो एग्जांपल्स आप इसके ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल से आपसे एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द वैल्यूएशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द stock is cost or net realizable value, whichever is lower. The procedure is follow as money measurement concept. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है स्टूडेंट? जो वैल्यूएशन होती है वो स्टॉक की कॉस्ट पर और नेट जो रियलाइजेशन वैल्यू होती है, दोनों में से जो कम होता है उसके बिहाफ पे ही हम लोग जो है वो वैल्यू को रियलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि फाइनेंशियल जो ट्राई बैलेंस होता है, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स आते हैं वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो एनुअल सब्सक्रिप्शन का मतलब हमने एक बार ले लिया तो हमें लॉन्ग टर्म इस पर बेनिफिट होगा। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रिपेयर भी हमें बार बार देना पड़ेगा, लॉकर रेंट भी हमें बार बार देना पड़ेगा, तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स हमें बार बार देने पड़ेंगे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, जब भी हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स करती हैं तो उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इससे आपसे ज़रूर एमसीक्यू आएगा। सो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए थे। आई होप कि इसके साथ पे आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो टॉपिक मैं आपको अगर फोकस करके बताऊं कि फर्स्ट यूनिट में, हालांकि मैंने सब
इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसमें से आपको ज़रूर MCQ मिलेगा, बट आपको अकाउंटिंग के मीनिंग से एक MCQ मिलेगा। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जिसमें से आपको 3 से 4 MCQ मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपसे 1 से 2 MCQ आएगा। रिवेन्यू एंड कैपिटल जो आइटम है उसमें से आपको 2 से 3 MCQ आएगा, वो भी एग्जाम्पल बेस्ड आएगा। एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। एंड इसके अलावा आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने आपने देखा होगा इससे पहले वाले पार्ट में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि 3 की बात करें, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा जी स्टूडेंट, जब भी आप ये पढ़िएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दो नाम सेम है। जैसे अगर लीज की बात करें या फिर कुछ ऐसे हैं जिसमें 17 है, 19 है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर अलग अलग हैं। जैसे लीज की बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 19 है, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें लीज तो वो 17 है। तो ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी इसको ज़रूर एक बार मेमोराइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो मैंने इसमें MCQ लिए हैं इनको आप लोग फोकस करके पढ़िएगा ताकि आपका जो पेपर हो वो बहुत अच्छा हो। प्लीज़ पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। एंड मैं इसके बाद 2nd, 3rd, 4th यूनिट भी अपलोड करूँगी। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा आपको लगता है कि कोई पेपर आपके लिए टफ़ है और आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियोस बनाऊं MCQ के आपके पेपर के लिए, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।